नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एडुटेरिया संस्थान द्वारा संचालित अभ्यास सीरीज के चौथे नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। चौथे नंबर का टेस्ट पेपर भी बाकायदा एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है और इसके तहत भी 150 क्वेश्चन समाहित हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि जो है एडुटेरिया के, संस्कृति के और परफेक्शन और दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है 1-2 दिन बाद जो है हम लोग ध्येय आईएएस के भी टेस्ट पेपर अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज हम लोग जो है अभ्यास सीरीज के चौथे नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल को जो है मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये उपाधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली को प्रदान की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है 1798 से 1805 तक जो है भारत के एक जो है प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में जो है काम किया और उन्होंने भारतीय रियासतों पर जो है अप्रत्यक्ष या प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सहायक संधि प्रणाली की नीति को जो है स्थापित किया भारत में। इसके अलावा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, उसमें जो है टीपू सुल्तान को पराजित कर मैसूर पर अंग्रेजों को आधिपत्य उसी के कार्यकाल के दौरान जो है स्थापित हुआ था। और इस युद्ध में जो है खुद वेलेस्ली और स्टुअर्ट नामक सेनापति ने अंग्रेजों का जो है नेतृत्व किया था। और मैसूर को जीतने की खुशी में जो है आयरलैंड के जो लॉर्ड थे, लॉर्ड समाज ने जो है वेलेस्ली को जो है मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। पहला नाम है मोहम्मद रजा खान, दूसरा है सैयद गुलाब हुसैन, दूसरा है राजा सिताब राय। तो उपरोक्त में से किसे इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय। इनको जो है बंगाल एवं बिहार के उप दीवान के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। और इसी इलाहाबाद संधि के आधार पर जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी की अधिकारिता स्थायी रूप से प्रदान की गई। और इसके बदले में जो है कंपनी को जो है जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, वे जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 लाख रुपए देना निश्चय किया गया कि वे जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है ये 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। लेकिन उस समय कंपनी सीधे भू राजस्व संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवानों की नियुक्ति की थी। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए जो है राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। सूची फर्स्ट में समुद्री यात्री लिखा है, सूची सेकंड में देश लिखा है। तो उनको सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे तीसरे में हम लोग पहुंचे हैं। तो समुद्री यात्री के रूप में क्या लिखा है? तस्कान समुद्री यात्री थे। तो ये जो है हॉलैंड से आए थे और ये जो है तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज करने के लिए आए थे। तो इनका मिलान तीसरे से हो जाएगा। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस है। ये जो है स्पेन से आए थे और अमेरिका की खोज के लिए आए थे। और कैप्टन कुक थे, ये जो है ग्रेट ब्रिटेन से आए थे और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज करने के लिए आए थे। अगला है वास्को डी गामा। ये जो है पुर्तगाली थे और भारत के समुद्री मार्ग को खोजते हुए भारत पहुंचे थे। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा सही होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो एडुटेरिया के टेस्ट पेपर है इनमें बहुत ही मिस्टेक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कमी रह ही जाती है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा पढ़ते वक्त।
लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि गलतियां ना हो। ठीक है, बहुत ही गलतियां मिलती हैं, शब्द ही उल्टे पुल्टे लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों पर विचार कीजिए। एक है फर्रुखसियर, दूसरा है अहमद शाह, तीसरा है आलमगीर द्वितीय, तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है जहादर शाह। तो उपरोक्त शासकों का शासन क्रम सही ढंग से किस विकल्प में दिया गया है? तो देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। उसके उपरांत जो है मुगल शासन जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया और अपनी पतन की अवस्था में पहुंच चुका था। लेकिन 1707 ईस्वी के बाद जो है मुगल इतिहास उत्तर मुगल काल कहलाया, जो 1858 ईस्वी में मुगलों के पतन तक जारी रहा। इस दौरान जो है मुगल सिंहासन पर अनेक जो है शासक आसीन हुए, परंतु जो है उनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और वे काफ़ी लड़ाइयाँ जो है ब्रिटिशों से हारते रहे। लेकिन जो है पहला देखा जाए तो जहादर शाह बैठे सत्ता पर 1707 से 13 तक। ई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहादर शाह बैठे 1760 से 13 ईस्वी तक, और फर्रुखसियर बैठे 1713 से 19 तक, और मोहम्मद शाह बैठे 1719 से 48 ईस्वी तक, अहमद शाह बैठे 1748 से 54 तक, और आलमगीर द्वितीय जो है आसीन हुए 1754 से 59 तक। ये इनका शासनकाल था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प नीति का पहला शिकार जो है संबलपुर नामक भारतीय रियासत हुई थी। दूसरा कथन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 के मध्य हुआ, तो इस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है। जो ये भारत में राज हड़प नीति हुई, ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई, और इस नीति के तहत जो है वैसे भारतीय रियासत जिनका अपना जो है प्राकृतिक व स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, और उस रियासत के जो है शासकों को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ऐसे रियासतों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की नीति अपनाई गई। बहुत सारे भारतीय रियासत इस नीति के शिकार हुए, और सतारा पहला ऐसा भारतीय रियासत था जो सन 1848 में इस नीति का शिकार बना, ना कि संबलपुर। ऐसी ही नीति को जो है अपनाने के लिए जो है यहाँ पे जो है झांसी में भी प्रयास हुआ था, जिसमें जो है महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अपना दत्तक पुत्र जो है गोद लिया था, जिसको दत्तक पुत्र कहते थे। वो गोद लिया हुआ था, उनका सगा बेटा नहीं था, जिसके चलते उनका वारिस नहीं था, और इस तरीके से वे झांसी को हड़पना चाहते थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है कि 19वीं सदी के जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जो है मूल में बुद्धिवाद, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो छठे में क्या है कि जो है दोनों ही कथन और कारण यहाँ पे सही है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किन के द्वारा और कब की गई? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 1893 ईस्वी में जो है शिकागो अमेरिका में जो आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें जो है उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो है महत्वता को बड़े ही प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था, और उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में सन 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था का मुख्यालय कोलकाता के निकट जो है बेलूर में स्थित है। ये छोटे छोटे बिंदु है, इनको भी याद करते जाइएगा, बहुत ही सहायक होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां।
सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्न सदन, जिसको जो है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, में याचिका प्रस्तुत की थी? तो करेक्ट आंसर है दी पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना जो है 1870 ईस्वी में जो है एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। और रनाडे ने जो है सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। और सन 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष जो है याचिका प्रस्तुत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सूची फर्स्ट में संगठन है, सूची सेकेंड में संस्थापक है। तो इनको सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हम 9वें क्वेश्चन में देखें तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने किया था, तो दूसरे से मिलान हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो तीसरे से मिलान हो जाएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता ने किया था, तो इसका मिलान पहले से हो जाएगा। इंडियन लीग की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी, यहाँ पे चौथे से मिलान हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन का कोड सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को माना जाता है। और जो है देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है भारतीय सिविल सेवा के जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. ह्यूम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इससे पूर्व 1884 ईस्वी में इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था का गठन भी किया था, जिसकी बैठक जो है दिसंबर 1885 में बम्बई में आयोजित की गई थी। और इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय संघ को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत या जो है पूर्वगामी संस्था माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को की गई। और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई जो है 10 सितंबर 1928 को। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा का क्रियान्वयन किया गया जो है 23 मार्च 1931 को। और काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था जो है 9 अगस्त 1925 को। तो यहाँ पे उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सबसे जो पहले हुई थी काकोरी रेल डकैती, ये हो जाएगा। फिर 28, 31, 39, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन जोसेफ बैप्टिस्टा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की। और तिलक ने जो है मराठा एवं केसरी पत्रों के माध्यम से अपने लीग का प्रचार किया। और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के जो है प्रथम अध्यक्ष जो हुए जोसेफ बैप्टिस्टा बनाए गए, जबकि इसके प्रथम सचिव बनाए गए NC केलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था? ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित नहीं होता था। और यह जो है गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में और तमिल भाषाओं में प्रकाशित होता था। और महात्मा गांधी 1893 से 1915 तक जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे। और वे दक्षिण अफ्रीका तो किसी मुकदमा में पैरवी करने के लिए गए थे, लेकिन वे वहां अश्वेत समुदाय के संघर्ष में शामिल हो गए और काफ़ी हद तक इस प्रयास में उन्हें
सफलता भी जो है काफ़ी हद तक जो है देखा जाए तो उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, और जो है अश्वेतों का जो आंदोलन था उसमें प्रमुखता से उन्होंने भाग लिया और उनको न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो उन्होंने 1934 में कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी उसको त्याग दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और गांधी जी ने जो है 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और उन्होंने 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ में जो आयोजित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है आयोजित हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और आगे चलकर 1924 में जो है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की भी भूमिका निभाई। लेकिन 1934 आते आते उन्होंने उनका जो है कांग्रेस की जो है कुछ गतिविधियां थी जिनके चलते उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया। वे कभी कांग्रेस के औपचारिक सदस्य नहीं बने थे हालांकि, लेकिन स्वतंत्रता के समय भी वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसके बावजूद भी 1934 ईस्वी के बाद जो है राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका प्रभाव काफ़ी मार्गदर्शी प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत का जो है पहला मजदूर संघ जो है 1918 ईस्वी में जो है वीपी वाडिया द्वारा स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो 1917 का जो दौर था उस समय जो है रूसी बोल्शेविक क्रांति का जो है त्वरित वैचारिक प्रभाव जो है भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी देखने को मिलने लगा था और भारत में भी श्रम आंदोलन एवं मजदूर संगठनों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप जो है वीडी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम जो है आधुनिक मजदूर संघ बना था और उसका गठन किया गया था। इसके बाद जो है मजदूर संगठनों की स्थापना और तेजी से प्रारंभ हो गई भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। दूसरा कथन है ऋग्वेद की दूसरे से 7वें तक के जो है मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल बाद के माने जाते हैं। तीसरा कथन है कि जो है शतपथ जो है ब्राह्मण अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण जो है ग्रंथ है। और जो है चौथा कथन है कि सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई है। तो उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही है? तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही है, यानी टोटल 2 कथन सही है, लेकिन 2 कथन यहाँ पे गलत भी हैं। कौन कौन से? पहला है शतपथ जो है ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि अथर्ववेद का। और यजुर्वेद की रचना जो है चंपू शैली में की गई है, ना कि सामवेद की रचना जो है चंपू शैली में की गई है, जो गद्य और पद दोनों में रचित है। इसलिए जो है तीसरा चौथा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची सेकेंड में बुद्ध के जीवन की घटना है और सूची सेकेंड में बौद्ध धर्म के प्रतीक है। तो जन्म का जो है प्रतीक क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। तो यहाँ पे चौथे से मिलान हो जाएगा। ग्रह त्याग का जो है प्रतीक है घोड़ा, तीसरे से मिलान हो जाएगा। और ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष। तो यहाँ पे दूसरे से मिलान हो जाएगा। और निर्वाण का जो है प्रतीक है पद चिन्ह है। तो यहाँ पे पहले से मिलान हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कारण आर है कि कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो 18वें में देखने को पता चलता है कि यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। और देखा जाए तो जो है सम्राट अशोक ने अपने जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग पर जो है विजय प्राप्त करके उसे मौर्य सम्राट के अंतर्गत शामिल कर लिया। और कलिंग की जो है भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए उस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया था। यदि कलिंग जो है स्वतंत्र रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट या बाधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए जो है कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक हो गया था।
तो इसलिए यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने के संबंध में जानकारी किस लेख के आधार पर हमें प्राप्त होती है? तो इसका उल्लेख हमें अयोध्या लेख में मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो अंतिम मौर्य सम्राट हुए जो है बृहद्रथ। इनकी जो है 185 ईसा पूर्व में हत्या कर जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश का शासन जो है मगध पर स्थापित किया था। और इससे पूर्व जो है पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ का सेनापति था और वह जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और अयोध्या लेख से यह हमें ज्ञात हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किए थे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है महामेघवाहन वंश से था। दूसरा कथन है कि खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो सही कथन के लिए आपसे पूछा गया है, पहला कथन यहाँ पे जो है सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए सही है क्योंकि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है महामेघवाहन वंश से था और इस राजवंश का संस्थापक जो है महामेघवाहन नाम का व्यक्ति था, जिसे इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश पड़ गया। उसे चेदी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ तक बात रही कि जो है खारवेल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो यह जो है जैन धर्म का जो है अनुयायी था, ना कि बौद्ध धर्म का। यहाँ पे दूसरा कथन गलत था, तो केवल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? तो गुप्त शासक जो है भड़ौच से जो है अपना व्यापार का संचालन करते थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा कथन है उनका प्रशासन जो है नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा कथन है उन्होंने जो है भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? एक तो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है गुप्त प्रशासन का स्वरूप जो है केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था और गुप्त राजा जो है अनेक छोटे छोटे राजाओं को जो है गुप्त राजा जो होते थे वे छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था और सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र थे। इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, पहला तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, महान सम्राट हर्षवर्धन अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक एक धार्मिक आयोजन करता था, जिसमें जो है देश विदेश के अनेक जो है शासक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। किन महामोक्ष परिषद में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी सम्मिलित हुआ था? तो छठे जो है आयोजन में है वो शामिल हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, खजुराहो जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पर स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यहाँ पे जो है इन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस जो है राजवंश के तहत जो है हमें 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है और ये जो है चंदेल राजवंश जो है छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये मंदिर जो है वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। इन मंदिरों में जो है कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सर्वोत्तम माना गया है और इन मंदिरों का निर्माण जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटा था। और दूसरा कथन है कि महमूद गजनवी के वापस जाने के उपरांत चालुक्य वंशी शासक भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है,
अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण किए जाने के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने शासनकाल के शुरुआती वर्ष में ही देवगिरी पर जो है सफल आक्रमण किया था उसने। और 1296 ईस्वी में जो है देवगिरी के शासक हुए रामचंद्र देव। उन्होंने जो है बाह्य होकर के प्रतिवर्ष एक जो है निश्चित कर भेजने का वादा अलाउद्दीन खिलजी को किया था, परंतु वर्ष 1305 या 6 में जो है उसने उस कर को नहीं भेजा। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः 1307 ईस्वी में मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और राजा रामचंद्र देव जो है युद्ध में पराजित हो गए और उसने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मूल के शासकों पर विचार कीजिए। पहले हुए सिकंदर लोदी, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरे है शेरशाह, चौथे है बहलोल लोदी। तो उपरोक्त शासकों की शासन करने का क्रम क्या था? तो यहाँ पे देखा जाए तो बहलोल लोदी का शासनकाल था 1451 से 1489 तक। तो ये पहले हुए व्यक्ति। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ए और बी गलत हो गए। और फिर है सिकंदर लोदी, तो इसके बाद ए आएगा, तो यहाँ पे ये गलत है। सिकंदर लोदी का शासनकाल था 1489 से 1517 के मध्य। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल था 1570 से जो है 1526 तक। शेरशाह सूरी का कार्यकाल था 1540 से 1545 तक। इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन का कोड सही बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन जो है किस ईस्वी में किया था? तो अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1562 ईस्वी में किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह एक उदारवादी सोच वाला तथा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला शासक था अकबर। और जो है इसने कुछ जो है प्रमुख सुधार किए, जिनमें जो है दास प्रथा का उन्मूलन 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में और जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में उसने कुछ जो है सुधारवादी जो है प्रावधान किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना क्या था? तो यह वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा किया करते थे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और उसने धार्मिक चर्चा के लिए जो है 1575 ईस्वी में जो है फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था। शुरू में इबादत खाना में जो है बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा जैसे इस्लाम धर्म के प्रधान धार्मिक चर्चा किया करते थे। लेकिन 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी जो है धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मुगल साम्राज्य के संस्थापक हुए बाबर, इनकी आत्मकथा है बाबरनामा। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है लेडेन और जो है रस्किन ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवित जीव जो है लिटमस देता है? तो इसका नाम है लाइकेन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है लिटमस जो है अम्ल या क्षार की जली विलयन में अपना रंग जो है परिवर्तित कर लेता है। जैसे नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम से लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर जो है क्षारीय माध्यम से नीला हो जाता है। यह रंजक रोसेला टिक्टोरिया नामक जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है। किसी वायरस में जो है उत्परिवर्तन किस कारण होता है? तो 32 में देखा जाए इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है। हाइफी क्या है? तो हाइफी अनेक कवकों को द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और हाइफी शब्द जो है यूनानी भाषा में हाइफ से बना है, जिसका अर्थ होता है जाल। और कवकों में ये हाइफी परस्पर संयुक्त होकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे जो है कवक जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है? तो यह जो है उच्चतर पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी जो है इसको जो है सीमित करती है।
यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण एक बौने पौधे से किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ जो है फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 3:1 होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, विभिन्नता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि जो है यहाँ पे वेरिएशन के बारे में पूछा गया है ना। तो किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता की समान अवसर होते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि समान अवसर नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, जीवों के निम्नलिखित समूहों में किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है खमीर, छत्रक और ब्रेड फफूंदी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है कि जो है मृत कार्बनिक खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर अपघटित होता है और जो है सरल पचित पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। और ये जो है इसके उदाहरण है जैसे कि खमीर जिसको ईस्ट बोलते हैं, छत्रक जिसको मशरूम बोलते हैं, और ब्रेड फफूंद जिसे मोल्ड बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, एक छात्रा पौधों में जो है कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सी पादप हार्मोन का सुझाव देते? यहाँ पे राइट आंसर है जो है साइटोकाइनिन का सुझाव देते, जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनिन पादप जो है हार्मोन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन एक जो है वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, जो पादपों में मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं जो है कोशिका जो है दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। और इस पादप हार्मोन का नाम जो है इसके कोशिका विभाजन से संबंधित होने के कारण ही रखा गया है। जैसे साइटो का मतलब होता है कोशिका एवं जो है काइनिन, और कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन प्रेरक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, कोशिका से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जो है सूत्रकणिका और लवक। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, परासरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? इन टेस्ट पेपरों में बहुत ही मिस्टेक है, क्वेश्चन तक में मिस्टेक है। पढ़ने के लिए हमसे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको देखिएगा। यहाँ पे का की जगह सा की जगह को है, कुछ भी पेन रखा है इसमें, ठीक है, कुछ भी लगा रखा है, शब्द कहाँ पे क्या लगाना है कुछ भी पता नहीं है। फिर भी ये क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए इनको जो है हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप लोग जो है इनको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 40 को, है ना। तो इसमें जो है 40 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, अर्ध जो है पारगम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है देखा जाए तो परासरण जो है दो प्रकार का होता है, एक जो है अंतः परासरण, दूसरा है जो है बहिर्परासरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? इसको जो है परवलिक दर्पण माना जा सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? तो यह है जेम्स पी जूल है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है इन्होंने जो है 1840 में जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज की, और इनके तापन प्रभाव नियम के अनुसार जो है प्रति सेकेंड जो है क्षयित शक्ति, जिसको पी से संबोधित करते हैं, तो इसका मान जो है प्रवाहित धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणक के जो है समान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन होते हैं? कितने होते हैं? एक होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, एक समान गति में
त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो त्वरण की दिशा जो है वेग की दिशा के लंबवत होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो यहाँ पे वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के जो है बल के परिणाम स्वरूप होता है। और जो है भार का जो है SI मात्रक न्यूटन होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है कि न्यूट्रॉन जो है परमाणुविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो सही होता। इलेक्ट्रॉन परमाणुविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, परावैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन सही नहीं है कि यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि क्योंकि यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे क्या होना चाहिए, परावैंगनी प्रकाश जो है एक जो है विद्युत चुंबकीय प्रकाश है, तो यहाँ पे होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंग होना चाहिए, है ना, तब सही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, मेथेनोइक अम्ल समानता किस में पाया जाता है? तो यह जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और मेथेनोइक अम्ल को जो है फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, और इसका सूत्र ये लिखा है, और इसी के कारण जो है चींटी के काटने पर जलन एवं लाल रंग की सूजन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो है प्रतिशत मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसका दहन जो है अपेक्षाकृत जो है कठिनाई से होता है, जिसके कारण जो है अधिक काला धुआं और पीली ज्वाला दिखाई देती है। यह जो है अपूर्ण दहन के कारण होता है। जैसे कि हम लोग जो है गांव देहात में देखते हैं, कुछ कटाई वाला जो है घास फूस पड़ा होता है, उसमें अगर गीला हो गया, बरसात हो गया है, उसमें आग लगाया जाए, या जो है वहाँ पे गांव देहात में कंडे होते हैं, या फिर मतलब कि उन कंडों को गीला करके या घास फूस को गीला करके जो है आग लगाई जाए, तो उसमें जो है आग कम दिखाई देगी, हमें धुआं ज़्यादा दिखाई देगा, और ये गहरा जो है काले रंग का धुआं होगा, और इसे ही जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, NTU मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है जल की जो है आविलता। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है मौजूद होता है जिसका उपयोग जो है HCl गैस बनाने में किया जाता है। HCl लिखा है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा, बहुत ही मिस्टेक है, कन्फ्यूजन कर देते हैं ये लोग। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम क्लोराइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 और CuO। तो यहाँ पे ये दो उदाहरण है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इसको कौन सा अम्ल कहते हैं? तो इस सूत्र को जो है ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है एक प्रबल जो है डाई जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस अम्ल का उपयोग जो है व्यापक रूप से जो है सफाई कारक, कपड़ों में दाग एवं लोहे पर से जंग हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सा भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के जो है अपरूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है और हीरे में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिससे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है और ग्रेफाइट की कठोरता बहुत निम्न होती है और ग्रेफाइट विद्युत का जो है सुचालक तथा हीरा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से जो है किन मूल तत्वों की हीनता जो है हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कैल्शियम है एक उत्तरदायी, एक फास्फोरस है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्रोटीन में पाया जाता है तथा कार्बन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का मुख्य अंश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया जाता है? तो पहला है सिलिकॉन जो है रिस्ट बैंड, दूसरा है क्वांटम या जो है स्केलर एनर्जी पेंडेंट, और तीसरा है किनेस्थीसियोलॉजी टेप। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे 56 में देखा जाए तो करेक्ट आंसर है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से जो है किसकी एक संयुक्त पहल है? पहला शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की, और है ना, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन लचीले ईंधन जैसे कि पेट्रोल, इथेनॉल और पाम ऑयल के तेल का संयोजन पर चलते हैं। दूसरा कथन है ये वाहन 100% जो है पेट्रोल से भी चलने में सक्षम है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है। दूसरा कथन है इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 59 में देखा जाए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 59 में राइट आंसर है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और नोरो वायरस है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नोरो वायरस का एक समूह है जिससे जो है जठरांत बीमारी होती है और ये उल्टी और दस्त के अलावा पेट एवं आंतों से सूजन का कारण बनता है। और नोरो वायरस जो है कई कीटाणुनाशकों के लिए जो है प्रतिरोधी होती है और 60 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म हो सकता है। इसलिए केवल जो है भोजन को भाप देने या पानी में जो है क्लोरीनेट करने से वायरस जो है नहीं मर पाता है और यह वायरस कई आम जो है हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकता है। इसलिए जो है कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है, लेकिन एक प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित करने से अन्य किस्मों से सुरक्षा प्रदान नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। वैक्सीन, पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है कि वैक्सीन पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज है जो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि ट्रैवल बबल दो देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक हवाई यात्री यातायात को फिर से शुरू करना है जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा है इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है। तीसरा है श्रमिकों की आवश्यकता जो है ज़्यादा होती है। चौथा है ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो स्वच्छंद उद्योग जो है व्यापक विविधता वाले स्थानों में जो है स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है
अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। और ये उद्योग जो है संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस पे उत्पादन कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है, ये भी गलत हो जाता है। और समार्थीय उद्योग जो है प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत नाइजर, माली, ब्राजील से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा कथन है कि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे से होकर मकर रेखा गुजरती है। तीसरा कथन है कि इक्वाडोर, कोलंबिया, मालदीव से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो कौन से कथन यहाँ पे सही है? पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा तीसरा सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कर्क रेखा के बारे में है तो ये जो है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया और माली, मरितानिया, पश्चिमी सहारा, महामास एवं मैक्सिको से होकर जाती है, लेकिन ब्राज़ील से होकर नहीं जाती है, इसलिए ये गलत है। बाकी जो है मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में सही है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है बृहस्पति ग्रह जिसका रंग पीला है वह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है। दूसरा कथन है शनि ग्रह का रंग जो है काला जो है N2 यानी नाइट्रोजन के कारण है। तो सही कथन को चुनना है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है। आज संबद्धता और विभाजित होने वाले सभी क्षेत्र हैं, तो इनका मिलान करने पे देखा जाए तो पहले का मिलान होगा P से, दूसरे का मिलान होगा R से, और तीसरे का मिलान होगा S से, चौथे का मिलान होगा Q से। तो इस प्रकार यहाँ पे डी कोड बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्न विशेषता किस मिट्टी के प्रकार की है? तो इसका निर्माण जो है जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं जो है कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। दूसरा कथन है यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। तीसरा कथन है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। चौथा कथन है यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मेघालय की गारो, खासी एवं जो है जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये लाल मिट्टी की विशेषताएं हैं और इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। और भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र और तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। और चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की जो है उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है। वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है? तो आयन मंडल परत से ये प्राप्त होता है। और आयन मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। और इसमें जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है उसे पृथ्वी का जो है एल्बिडो कहते हैं। दूसरा कथन है वायु के जो है क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का जो है स्थानांतरण चालन कहलाता है। तो सही कथन को देखना है, दोनों कथन गलत है, इसलिए जो है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखा जाए तो मान लेते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त जो है सूर्य तप 100 इकाई है और इन 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। और सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। और दूसरा कथन जो है यहाँ पे देखा जाए तो अभिवाहन के बारे में है। तो वायु के क्षैतिज जो है संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है अभिवहन कहलाता है, ना कि चालन कहलाता है। और ये प्रक्रिया जो है अभिवहन द्वारा जो है संचालित होती है, ना कि चालन के माध्यम से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है।
निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। दूसरा कथन है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। तीसरा कथन है पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। तो सही कथन को चुनना है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यास की जगह जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 इकहत्तर किलोमीटर है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सिगार, गास्टिंग, विवोआ और संगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं, ये बताना है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध जो है स्थानीय तूफान या हवा और उनके क्षेत्र। तो आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, तो आम्र वर्षा के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक जो है आम बात है कि ये जो घटना घटित होती है, और स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। तो ये जो है इसका मिलान जो है पहले से हो जाएगा। फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलने लगते हैं। तो इसका मिलान भी यहाँ पे सही है। और काल बैसाखी, काल बैसाखी में देखा जाए तो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं, और इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से ही लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही तबाही करने वाली जो है वर्षा युक्त जो है पवने हैं, और इसके तहत जो है चाय, पटसन और चावल की फसलें अच्छी उगती हैं। तो यहाँ पे ये भी सही सम्मिलित है। तो यहाँ पे सभी योग में सही सम्मिलित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए किस वर्ष जो है वन संरक्षण नीति लागू किया, तो 1952 में किया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हालांकि 1988 में इसको संशोधित किया जा चुका है ना। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 72। झूम कृषि के नाम है और वे खेतियां किस राज्य में की जाती हैं उनका भी उल्लेख है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है बेबर या दहिया कृषि की जाती है। सामने झारखंड है, ये गलत हो गया। और आंध्र प्रदेश में जो है पोडू अथवा पेंडा कृषि की जाती है। और उड़ीसा में जो है पामाडाबी या जो है कोमान या बरीगा जो है खेती की जाती है उड़ीसा में। तो ये युग में सही सम्मिलित है, कोमान सही है। अगला है पश्चिमी घाट में जो है कुमारी खेती की जाती है, लेकिन पूर्वी घाट लिखा है, ये भी सही सम्मिलित नहीं है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो है वालरे या वाल्टरे खेती की जाती है, ये भी यहाँ पे नहीं है। हिमालयन क्षेत्र में जो है खिल जो है कृषि की जाती है, ये भी यहाँ पे नहीं है। और झारखंड में कुरुआ जो है कृषि की जाती है। और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कृषि की जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है गलत युग्म, तो 3 गलत युग्म है, पहला, तीसरा और चौथा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होता है। दूसरा कथन है कि लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। तो सही कथन को देखना है, दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग में पूर्वी पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो ये जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखा जाए तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली जो है महाराज मार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, और द्वितीय गलियारा है
पूर्वी पश्चिम गलियारा जो सिलचर जो असम में पड़ता है को पोरबंदर गुजरात से जोड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, जलमार्ग संख्या 3 कहां से कहां को जोड़ती है? तो ये जो है कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी जो है ये जलमार्ग है, इनको आप देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ से संविधान के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस समिति का गठन 23 जो है जून 1947 को किया गया। और इस समिति के सदस्यों में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी तथा बी.आर. अम्बेडकर भी शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, सूची फर्स्ट में संवैधानिक प्रावधान है, सूची सेकंड में संबंधित अनुच्छेद है को सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद जो है 112 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। और दोनों सदनों जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल है, इसकी संयुक्त बैठकें अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती हैं। धन विधेयक की परिभाषा जो है हमें अनुच्छेद 110 में मिलती है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रावधान हमें अनुच्छेद 111 में मिलते हैं। इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो भारत का अपना एक लिखित संविधान है, इसका कारण है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है कि दोनों ही कथन और कारण सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कथन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है हमें अनुच्छेद 53 में देखने को मिलता है। और जो अनुच्छेद हमें ये बताता है कि संघ की समस्त जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु हमें यह भी हमें संविधान के अनुच्छेद 74 को भी ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होगी, जिसका प्रावधान जो है प्रधानमंत्री होगा। साथ ही इसी अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। तो इनमें जो है राज्यसभा सीटों की संख्या देखनी है, तो तमिलनाडु में 18 है, गुजरात में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, राजस्थान में 10 है। तो इस प्रकार यहाँ पे कोड बनेगा सी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा कथन है कि भारत में किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दोनों कथन सही है और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 3 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी राज्य की विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्याग पत्र जो है प्रेषित करेगा? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 179 खा में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, दूसरा है युद्ध, तीसरा है आंतरिक अशांति, चौथा है बाह्य आक्रमण और पांचवा है आर्थिक संकट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपरोक्त में से किन तथ्यों के आधार पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, लेकिन जो है यहाँ पे आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन संबंधी प्रावधान है और इसमें अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। इसमें भाग 18 में जो है ये जो है अनुच्छेद समाहित है,
जिनके तहत जो है 3 प्रकार के जो है हमें आपातकाल का जो है प्रावधान किया मिलता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का जो है प्रक्रिया संपन्न करवाना, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल की यहाँ पे घोषणा भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? इनका संबंध जो है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका जो है दिनेश गोस्वामी समिति थी 1990 में जो है वीपी सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी, उस दौरान जो है देश के विधि मंत्री थे और इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर एक समिति का गठन किया गया, दिनेश स्वामी समिति का। और इस समिति ने लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की। इसका मतलब यह था कि लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च सरकार द्वारा प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित रिट युग्मों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि किन रिट युग्मों को अधीनस्थ जो है न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो 85 में देखा जाए उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध रिट को जारी किया जा सकता है और इनका उल्लेख जो है हमें अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद जो है 226 में जो है उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है और जो है अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई। दूसरा कथन है नीति आयोग में नीति का पूर्ण विस्तार नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो सत्य कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को जो है भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना करी, जिसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। ये जो है कांडला पोर्ट में स्थापित किया गया था 1965 में। वर्तमान में कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट जो है गुजरात कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। दूसरा कथन है 1944 ईस्वी में जो है बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। और तीसरा कथन है 1945 ईस्वी में श्री एम एन राय ने जन योजना बनाई थी। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, मतलब कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। किस बारे में पूछा जा रहा है? बॉम्बे प्लान के सूत्रधार जो है आरदेशिर दलाल थे। तो यहाँ पे एक तो दूसरा कथन सही है और 1945 में श्री एम एन रॉय ने जन योजना बनाई थी, तीसरा भी सही है। लेकिन पहला कथन है केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। तो केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दूसरा तीसरा सही है। और भारत में जो है आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे सीडी देशमुख थे, जिनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 से 30 जो है जून 1949 तक था। और इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो है एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो सीडी देशमुख थे, ये जो है प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे, ना कि जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो है आरबीआई के गवर्नर। तो एल के झा जो है राष्ट्रीयकरण के समय जो है गवर्नर थे आरबीआई के, और प्रथम गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे।
ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कि देख लीजिएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये जो है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो विलियम गॉड द्वारा इसका प्रयोग किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, जो एक अमेरिकी थे, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक थे जो है एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम गॉड ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1956 का औद्योगिक नीति जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरा कथन है 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करें, तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है व्यापार क्षेत्र में दृश्य एवं अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा कथन है कि चालू खाता शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या जो है व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो दोनों कथन यहाँ पे असत्य है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि व्यापार शेष जो होता है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं ही समाहित होती हैं, और ये सीमित अवधारणा है एवं चालू खातों का भाग है, लेकिन इसमें अदृश्य सेवाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। इसके अलावा जो चालू खाता शेष है यानी बैलेंस इन करेंट अकाउंट है, इसमें दृश्य वस्तुएं एवं अदृश्य सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। यह एक व्यापक अवधारणा है एवं जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। राजा चिलैया समिति का जो है संबंध किससे है? तो राजा चिलैया समिति का संबंध जो है कर सुधार से है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है वाचु समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से है। एल.के. झा समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। राजा चिलैया समिति का संबंध जो है कर सुधार से है। रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। और पार्थ सारथी सीम समिति का संबंध कर नीति से है। और वाई.वी. रेड्डी समिति का संबंध जो है आयकर छूटों की समीक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान जो है अत्युत्पादन के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। उपरोक्त कथन जो है किनके नियम या सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो ये जो है सेका बाजार नियम है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96। वर्ष 2022-23 की त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय का जो है मौद्रिक मूल्य क्या है? तो 59,637 है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मखाना उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। दूसरा कथन है देश के कुल मखाना उत्पादन का 60% जो है बिहार में उत्पादन होता है। तो मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है, तो ये यहाँ पे सही है। दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 90% होना चाहिए। 90% जो है मखाने का उत्पादन बिहार में होता है, तो गलत के लिए पूछा गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। बिहार के डेयरी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया। दूसरा कथन है गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी है। तीसरा कथन है कि भैंस के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे असत्य है, क्योंकि जो है 2023-24 में जो है के अनुसार जो है 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ और उत्पादन में वृद्धि दर 6.49% रही। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। और असत्य के लिए पूछा गया है गाय के दूध के उत्पादन में अग्रणी जिला
समस्तीपुर है, ना कि मधुबनी, ये गलत है। और भैंस के दूध के उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी है, यहाँ पे ये गलत, ये भी गलत, तो दो स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका नेतृत्व जो है बिहार में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो है मजहरुल हक आदि ने किया था। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलनों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने की थी। बाकी स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। और बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष जो है नारायण जो है प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र जो है प्रसन्न सिन्हा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इनका जो है ये भी कह सकते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी इनका नाम है, कह सकते हैं, लेकिन कई कई जगह जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1798 में पूरा हुआ था और इसका नेतृत्व जो है भूषण सिंह जमींदार ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है हजारीबाग में किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। बिहार के किस जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये जो है दक्षिण बिहार का जिला है रोहतास जिला, और जो है रोहतास में ही इंद्रपुरी बांध है, जो दुनिया का चौथा सबसे लंबा बांध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम रही? तो ये रही किशनगंज और सहरसा में। कितनी जो है बिहार की साक्षरता दर वैसे कितनी है? 61.8% है। और किशनगंज और सहरसा में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम देखने को मिली। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था। इनको जो है बिहार में किस जगह दफनाया गया था? तो नालंदा में दफनाया गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और उन्होंने जो है 1579 से 1586 तक कश्मीर में शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में जो है स्थित है? इसका नाम है भीम बांध। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और इसके अलावा वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इस जिले का नाम है जो है गोपालगंज। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज में है 1021, सबसे कम है मुंगेर में जहां 879 है लिंगानुपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो रोहतास में है। इसके अलावा धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में, जहां मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों में फैली हुई हैं, लेकिन जो है विंध्यन चट्टानें रोहतास के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है? तो यह है बिहार का मैदान, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटना है। दूसरा कथन है भारत, बांग्लादेश और नेपाल CSC के संस्थापक सदस्य हैं। तीसरा कथन है CSC के पर्यवेक्षक राज्यों के निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है ना, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112।
दूरसंचार अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अधिनियम के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि फंड का उद्देश्य जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को जो है प्रतिस्थापित करना है। दूसरा कथन है कि जो है डिजिटल भारत निधि फंड को आवंटन से पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाता है। तीसरा कथन है, डिजिटल भारत निधि फंड वंचित क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन खरीद के लिए सब्सिडी भी प्रदान करता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? एक तो पहला सही है, एक तो दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तो दो कथन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मार्टफोन खरीदने के लिए कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एकीकृत थिएटर कमांड का उद्देश्य सैन्य सेवाओं के बीच जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और उच्च रक्षा बजट आवंटन की मांग करना है। दूसरा कथन है कि संयुक्त रसद नोडल का उद्देश्य सैन्य सेवाओं में रसद और संसाधन उपयोग को सुव्यवस्थित करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 113 का करेक्ट आंसर है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 नंबर क्वेश्चन है, पैलियो जीनोमिक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो पिछले विकासशील और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने बैडमिंटन में जीता, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो 116 का राइट आंसर क्या है? जो है फ्रांस। इसमें जो है डी ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस, और इसको भूमध्य सागर में आयोजित किया गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध जो है गणना 2024 पहल शुरू किया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने इसको शुरू किया है, और यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ जो है खुद को संरेखित करती है, और इस परियोजना का उद्देश्य भारत में गिद्धों की आबादी की गणना और आकलन करना है, और यह विशेष रूप से गंभीर रूप से जो है लुप्त प्राय गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ISA में पूर्ण सदस्यता की पात्रता के लिए मानदंड यह है कि देश कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होनी चाहिए। दूसरा कथन है, ISA ने अपने सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्त पोषण तंत्र के रूप में सौर करों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। तीसरा कथन है, ISA द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 118 में देखा जाए तो सही उत्तर में पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, SBM के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई कर्मचारियों के लिए एक जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जो है अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता रख रखाव में उनके कौशल, जागरूकता और सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाना है। दूसरा कथन है, SBM ने जो है शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, जल संचयन जन भागीदारी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस पहल का उद्देश्य जल मजबूत करना है। दूसरा कथन है, जल शक्ति मंत्रालय जल संचयन जन भागीदारी पहल का नेतृत्व कर रहा है। तीसरा कथन है, इस पहल की सफलता के लिए सरकार के जो है केंद्रीय दृष्टिकोण पर जोर दे रहा है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, इसलिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह पहल जो है
यह पहल सरकार केंद्रित की बजाय पूरी समाज की दृष्टिकोण पर जोर देती है, ना कि जो है सरकार केंद्रित दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ये मालाबार के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। दूसरा कथन है, इसका जो है सचिवालय टोक्यो में है। तीसरा कथन है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो ये क्वाड है इसका कोई जो है मुख्यालय नहीं है, ठीक है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो है 5 सितंबर को प्रदान किए जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। एम पॉक्स वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि वेक्टर जनित जो है एम पॉक्स वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका है। दूसरा कथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम पॉक्स वायरस के जो है क्लेड 2 स्ट्रेन के जवाब में वर्तमान जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो दोनों ही यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो एम पॉक्स वायरस के संक्रमण का प्राथमिक तरीका वेक्टर जनित नहीं है, इसके बजाय यह मुख्य रूप से नज़दीकी जो है अंतरंग संपर्क के माध्यम से फैलता है। विशेष रूप से देखा जाए तो यौन गतिविधि के दौरान, साथ ही श्वसन बूंदों और त्वचा के घावों या दूषित जो है सामग्रियों के साथ सीधे संपर्क में आने से ये फैलता है। जबकि जानवर से इंसान में संक्रमण जो है संक्रमित जानवर के काटने या खरोंच के माध्यम से भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे 124 में देखा जाए तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ व्यापक जो है आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है। दूसरा कथन है, यूएई में रहने वाले विदेशी निवासियों का सबसे बड़ा समूह भारतीय है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है? तो इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में 9 अगस्त को जो है एक जो है पश्चिम बंगाल में एक हॉस्पिटल है आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल, यहाँ पे एक जो है महिला डॉक्टर के साथ जो है रेप और हत्या की घटना घटित हुई, जिसके जवाब में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को जो है मजबूत कानून बनाने के लिए जो है अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने पारित किया है। और इसके तहत जो है कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोषी के जो है प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड शामिल है। और विधेयक में बलात्कार के मामलों की 21 दिनों के भीतर समयबद्ध जांच अनिवार्य कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो भारत के राष्ट्रपति ने लातूर में किया है इसका उद्घाटन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह विहार जो है है कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है और जो 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 1200 अनुयायियों के लिए एक ध्यान केंद्र भी स्थापित है और इसका मुख्य प्रवेश द्वार सांची स्तूप से प्रेरित है। जो बना है वो जो है मतलब कि एकदम जो है
जो कर्नाटका के कलबुर्गी में बुद्ध विहार है उसका कट कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो यह नागालैंड की जनजाति है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये जो है कोन्याक जो है मंगोल मूल के हैं और 95% जो है ईसाई धर्म का पालन करते हैं और ये जो है कोन्याक भाषा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इनका नाम है कपिल परमार, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्होंने ब्राजील के जो है एलिटन डी ओलिवेरा को जो है इप्पोन के माध्यम से 10-0 से हराया, जो जूडो में भारत का पहला जो है पैरा ओलंपिक पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में खबरों में रहे जो है ग्लोबा टायरनेसिस और जो है ग्लोबा जनाकिया क्या है? तो ये जो है अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शहर जो है बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो ये है श्रावस्ती, वैशाली, बोध गया और नालंदा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसके अलावा बौद्ध सर्किट के जो है स्थल है बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर और नालंदा, श्रावस्ती, वैशाली और नेपाल में जो है लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किसने अंत्योदय की अवधारणा पेश की? तो अंत्योदय की अवधारणा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पेश की, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका अर्थ होता है अंतिम व्यक्ति का उत्थान, जो सामाजिक आर्थिक पिरामिड से निचले हिस्से में रहने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो, और इस दर्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में वृद्धि का सबसे अधिक कारक है? तो यह है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रुपए की यह बढ़ी हुई मांग इसके मूल्य को मजबूत करती है, जिससे मूल्य में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है? यह जो है जमुई जिले में बनाया जा रहा है, जमुई जिले के जो है उरुआ भलवा गांव में जो है बनाया जा रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार में कौन सा जिला यूपीआई लेन देन में पटना के बाद दूसरे स्थान पर है? तो इस जिले का नाम है मुजफ्फरपुर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली और पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये पदक जो है ईशा मिश्रा ने जीता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, राज्य में पैक्स चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? तो 5 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, हाल ही में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के हैं? ये समस्तीपुर जिले के हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार में बकरी वीर बैंक की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है? तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इसकी स्थापना की जा रही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो निरानी शुगर्स लिमिटेड ने इसको अधिग्रहण किया है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 86.50 करोड़ रुपए में अधिकृत किया है। और हाँ ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक बोली लगाई थी 86.50 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, एक व्यक्ति ने एक घर जो है 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दे दिया। वह प्रतिवर्ष जो है कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपये प्रतिवर्ष ग्रह कर देता है। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया कितना हो? तो 4920 रुपये जो है मासिक किराया होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 से ही 2/3% का जो है लाभ हो?
तो मान लेते हैं 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 1 रुपये है, 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य भी 1 रुपये है, तो कितना आ गया 50/3% हो गया। और 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा, जो है 100 × 3/350 × 1, तो आएगा 6/7। और तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए 6/7 जो है औसत आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 6 सही, और हाँ दूध का जो है 6:1 मिश्रण आ जाएगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को इस कूट से संबोधित करते हैं और ग्रेप्स को इस जो है कूट से, तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑरेंज को ये लिखा गया, ग्रेप्स को ये लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है। रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किलोमीटर चले, फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, अंततः उन्होंने उत्तर की ओर मुँह किया और 6 किलोमीटर चले। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो वह जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए जो है इसको शॉर्ट में करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला 145 नंबर क्वेश्चन। 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा तथा 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही हैं, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के जो है चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो 48 सेकेंड में पार कर जाएगी, क्योंकि मालगाड़ियों की सफेद गति है 45 + 30 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो गया, 75 हो गया। तो 75 × 5/18 कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 125/6 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। और तय की गई दूरी कितनी है, 500 मीटर है, तो 1000 मीटर टोटल हो गई। तो 1000 × 6/25 कर देंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा 48 सेकेंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को स्कूट में लिखा जाए और मूव को स्कूट में लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को कैसे लिखा जाएगा। तो ओवर को जो है स्कूट में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इस भाषा में लिखा जाएगा। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखा जाए 2 का गुणा करना है प्लस 1 करना है, तो स्कूट में देखा जाए तो 31 आंसर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बनाए गए, जिनकी औसत आयु 21 वर्ष, 24 वर्ष और 26 वर्ष है। इन टीमों में कप्तान तथा सबसे छोटा खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है। यदि टीम का कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा हो, तो कप्तान की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सी ऑप्शन आएगा, 24 वर्ष आएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। इस वस्तु पर जो है 20% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो इसे जो है 1200 रुपये में बेचना होगा, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 जो है फुटबॉल टीम में। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने जो है केवल फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे सही आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ ही एडुटेरिया द्वारा संचालित 17वीं बीपीएससी के लिए अभ्यास सीरीज के तहत चौथे नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।